सबसे पहले खबर नहीं बल्कि खुशखबरी। जी हाँ, पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, और खुशखबरी है जो मौजूदा इंडिया पाकिस्तान का तनाव है, कशीदगी है, उसमें अब चाइना आ पहुंचा है और बड़ी मदद लेकर पाकिस्तान के लिए पहुंचा है। चाइना ने ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा एक फौजी हथियार पाकिस्तान को सप्लाई किया है। सप्लाई करने का फैसला नहीं किया बल्कि सप्लाई कर दिया है, जिससे जो ताकत का तवाजन था, जिसका पलड़ा थोड़ा सा हिंदुस्तान की तरफ भारी था, वो अब बराबर हो गया, या कम से कम पाकिस्तान की तरफ उसका झुकाव होता हुआ लग रहा है। बहुत बड़ी मेजर खुशखबरी है, मेजर डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए और हिंदुस्तान के लिए, एक मेजर वरी है इस मौजूदा हालात में। इस पर तफसीली बात करेंगे और इसके साथ साथ नॉर्वे से पाकिस्तान के लिए एक बड़ी उम्दा खबर है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ आपको इंडिया के तूलो अर्ज के अंदर लेकर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि वहां पर मुसलमान हों या सिख हों या हिंदू हों, उनकी इस वक्त सूरत हाल क्या है, किस तरह की आवाज़ें हिंदुस्तान के अंदर से उठ रही हैं, क्या सवालात हो रहे हैं, जंग की कितनी तैयारी है या जंग कितने देर तक वहां की हुकूमत जो है वो लड़ना चाहती है या कब शुरू करना चाहती है। तमाम चीज़ों के जवाबात आपको देने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले जो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है, और वो है चाइना का फैसला। और फैसला यह है कि चाइना ने पाकिस्तान को PL-15 मिसाइल जो हैं वो दिए हैं, जिन्हें उर्दू में हम मिसाइल कहेंगे। जाहिर है ये जो PL-15 मिसाइल है, ये JF-17 जो पाकिस्तान और चाइना ने इश्तराक से जहाज़ बनाया हुआ है, जो पाकिस्तान के पास है इस वक्त, जो मोस्ट मॉडर्न फाइटर जेट्स हैं उनमें से एक है, उसमें ये नस्ब होता है। ये जो मिसाइल है, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान और इंडिया के तनाज़ुर में, क्योंकि जो अभिनंदन का जहाज़ गिराया था वो भी इसी तरह के मिसाइलों के साथ ही गिराया गया था। लेकिन अब हम थोड़ा सा आपके सामने इसका ओवरव्यू रखते हैं और फिर बताते हैं कि हिंदुस्तान के पास इसके मुकाबले में क्या है और क्यों पाकिस्तान के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। सबसे पहले तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो PL-15 मिसाइल जो कि JF-17 में लगते हैं, ये एयर टू एयर फायर होते हैं। मतलब जहाज़ जब फ़ज़ा में होता है तो वो वहाँ से फायर कर सकता है इसे, और ज़ाहिर है एयर टू एयर है तो आगे जहाज़ को ये हिट करेगा। और इसकी खूबसूरती ये है कि इसकी स्पीड जो है वो इनिशियली मार्क 5 होती है और लेटर ऑन मार्क 4 होती है। जो हिंदुस्तान के पास सबसे मॉडर्न उनके फाइटर राफेल है, उनसे ये कम से कम 2 गुना 2.5 गुना इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। इसलिए अगर वो वहाँ से उड़कर पाकिस्तान में कोई बमबारी करके किसी तरह से वापस भी पलट जाए और हिंदुस्तान की टेरिटरी के अंदर भी पहुँच जाए, तो फिर भी अगर पीछे से हमारा पायलट लॉक करेगा उस जहाज़ को, तो ये मिसाइल वहाँ तक पहुँचेगा। ये तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन है जो पाकिस्तान को मिला है। इसके साथ साथ इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाइना ने जो पाकिस्तान को PL-15 दिए हैं वो दिए हैं जो वो अपने जहाज़ों में इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने स्टॉक में रखे हुए थे। पाकिस्तान को PL-15E नहीं दिए गए। PL-15E एक्सपोर्ट क्वालिटी हैं उनके, जो वो दूसरे मुल्कों को देते हैं, और PL-15 वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो उन्होंने अपने लिए स्टॉक में थे वही पाकिस्तान को उन्होंने सप्लाई किए हैं। ये एक पाकिस्तान के लिए मेजर डेवलपमेंट है। ये क्यों चाइना इतना आगे आके पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, इस पर बाद में बात करते हैं। पहले ज़रा आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें कि ये जो ताकत का तवाज़न है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको पता है पिछली दफ़ा भी एयरफोर्स इस्तेमाल हुआ, इस दफ़ा भी एयरफोर्स इस्तेमाल ना हो कहीं, इसलिए ताकत का तवाज़न जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के पास जो मोस्ट मॉडर्न जहाज़ हैं, जिनमें JF-17 है, चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है। F-16 आपको पता है कि अमेरिका बहादुर से मिले हैं। पाकिस्तान ज़्यादा जाहिर है JF-17 को इस्तेमाल करेगा, जिनमें ये PL-15 लगेंगे, जिनकी रेंज 200 किलोमीटर तक है। ये 200 किलोमीटर दूर तक जाकर जहाज़ को दूसरे को हिट कर सकता है। स्पीड मैंने आपको बता दी कि इनिशियली ये मार्क 5 पे है, बाद में मार्क 4 पे जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ही जदीद, दुनिया में जो जदीद तरीन मिसाइल हैं एयर टू एयर, उनमें इनका आप ये कह सकते हैं कि जो मोस्ट मॉडर्न है उन्हीं का सानी ये है, किसी से कम नहीं है। अब हिंदुस्तान के पास जो जहाज़ है इसके कंपैरिजन में वो उनके पास ज़ाहिर है तेजाज़ हैं, राफेल हैं, और उनके पास 3-4 तरह के उनके पास मिसाइल हैं। एक तो एस्ट्रा MK1 है, एस्ट्रा MK2 है, लेकिन जो सबसे उनके पास ज़बरदस्त मिसाइल है वो उनके मीटियोर हैं, जो राफेल को लगते हैं, और वो 150 किलोमीटर। अब ये जो है ये 200 किलोमीटर इसकी रेंज है, तो इसको बरतरी है राफेल के जो मीटियर हैं उनके ऊपर। और इसकी स्पीड इनिशियली मार्क 5 है, उनकी स्पीड मार्क 4 है, तो इसलिए स्पीड में भी ये उन पर बरतरी रखता है जो पाकिस्तान को मिला है, और डिस्टेंस में भी बरतरी रखता है। अब जैसा कि हमने आपको जहाज़ों का बताया, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो जहाज़ हैं पाकिस्तान के पास, वो मैंने जैसे आपको बताया कि JF-17 है, वो तकरीबन मार्क 1.6 उनकी स्पीड है। अब आपने कंपैरिजन करना है कि अगर एक जहाज़ उड़ रहा है मार्क 1.6 पर, और वो जो मिसाइल पीछे से फायर हुआ है वो अगर 4 पे भी आ रहा है, तो आप देख लीजिए 3 गुना ज़्यादा मिसाइल की स्पीड है, तो जहाज़ वापस भी जा रहा है तो वो उसको पकड़ लेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जो इंडिया के पास राफेल हैं वो ज़ाहिर है उनके पास उसकी स्पीड 1.8 है, पाकिस्तान के पास जो है वो 1.6 है, तो वहाँ पर वो मनूवरिंग में या स्पीड में जो राफेल हैं वो ज़्यादा मॉडर्न है,
ज़्यादा महंगे भी हैं। ये जो JF-17 है ये शायद गालिबन लाइट वेट भी हैं, सिंगल इंजन है, और ये जो PL-15 मिज़ाइल इसमें कैरी होता है, मिज़ाइल की जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से ये ज़्यादा दूर रह के भी, अब आपने ये भी समझना है कि ये डिस्टेंस पे रहते हुए भी, क्योंकि इसके मिज़ाइल की जो कैपेबिलिटी है वो 200 माइल है, तो इसने अगर उसको हिट करना है तो इस जहाज़ को उसके 200 किलोमीटर, माइल कह दिया मैंने, 200 किलोमीटर ये दूर भी है तो ये उसे हिट कर सकता है। उसको अगर इसे हिट करना है राफेल को तो उसे 150 किलोमीटर मीन उसे करीब आना पड़ेगा, फिर वो हिट करेगा क्योंकि उसके मिज़ाइल की रेंज कम है। तो ये जो एक चाइना ने बहुत ही बर वक्त पाकिस्तान को मदद दी है, और मैं ये कहूँगा कि बहुत ही उम्दा फैसला है। और इसकी एक तो वजह जाहिर है हमारा जो रिलेशनशिप है चाइना के साथ वो तो है, लेकिन इसकी इससे भी बड़ी वजूहत हैं, और वो ग्लोबल जो इस वक्त पॉलिटिक्स चल रही है, जो ट्रेड वॉर इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप का अमेरिका जो है वो चाइना के ऊपर मुसल्लत किए हुए है, और उसके कंपैरिजन में हिंदुस्तान को बहुत बड़ा एडवांटेज दे रहे हैं। ऑलरेडी हिंदुस्तान के साथ तकरीबन डील जो है वो हो चुकी है, और अगर ये डील हो गई तो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से निकल के हिंदुस्तान जा सकती है। तो चाइना का एक किस्म का सदर ट्रंप ने नाथका बंद किया हुआ है, और सारा फ़ायदा उस सारी बंदिश का इंडिया को जा रहा है। तो इस मौजूदा हालात में चाइना कभी नहीं चाहेगा कि वो पाकिस्तान की ऐसे मौके पर मदद ना करे और इंडिया को सबकत लेने दे मुकम्मल, ताकि इंटरनेशनली तो जैसे आपको मैंने बताया कि ट्रेड में और दूसरी चीज़ों में हिंदुस्तान बहुत आगे जा रहा है। अगर ये बैलेंस भी चाइना खित्ते में ना कर सका तो फिर चाइना का भी अल्लाह ही हाफिज़ है। इसलिए चाइना की ये जो बर वक्त इमदाद है इसने बहुत पाकिस्तान को मदद की है, मैं यही कहूँगा, क्योंकि जो JF-17 हमारे पास मोस्ट सुपीरियर प्लेन है, उनकी जो रेंज है वो 2500 किलोमीटर है जो वो फ्लाई कर सकते हैं। उसके कंपैरिजन में सुपीरियर रेंज है राफेल की 3700 किलोमीटर, 3700 किलोमीटर। स्टेल्थ फीचर्स भी हैं उसके अंदर, मीन वो राफेल जो है वो ज़्यादा बेहतर प्लेन है, लेकिन अब इन मिसाइलों की वजह से पाकिस्तान को खासा एडवांटेज होगा। लेकिन हिंदुस्तान के पास तेजाज भी हैं, ज़्यादा उनके पास एयरक्राफ्ट हैं। अगर आप ओवरऑल कंपेयर करें पाकिस्तान और हिंदुस्तान को, तो पाकिस्तान जो है वो 7th लार्जेस्ट एयरफोर्स है दुनिया में, इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स है। इंडिया के पास 1700 एयरक्राफ्ट है, पाकिस्तान के पास 1200 एयरक्राफ्ट हैं। इंडिया के पास जो है वो पर्सनल जो है वो एक्टिव पर्सनल मीन उनकी जो नफरी है पूरी की पूरी वो तकरीबन कोई 14 या 15 लाख है एयरफोर्स की। और पाकिस्तान के पास जो है जो उनके पास ओवरऑल, मैंने एयरफोर्स कह दिया, जो ओवरऑल और मिलिट्री की उनकी फोर्स है, और पाकिस्तान के पास तकरीबन 7 लाख के करीब है। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ये, और अगर आप बजट की बात करें तो जो इंडियन एयरफोर्स है उसका बजट गालिबन $80 बिलियन है, $79 बिलियन प्रिसाइजली, और पाकिस्तान की एयरफोर्स का बजट जो है वो $7.6 बिलियन है। तो 10 गुना कम बजट के साथ पाकिस्तान की एयरफोर्स है, लेकिन उसके बावजूद नताइज हमारे माजी में बहुत अच्छे आते रहे हैं। और इस डेवलपमेंट के बाद हिंदुस्तान के लिए बहुत मेजर एक ट्रबल है। अब देखते हैं कैसे हिंदुस्तान इसको हैंडल करता है। लेकिन वो जो था कि बस दही लेने आना था अभिनंदन साहब ने, कि जहाज़ में बैठे और वहाँ से उड़ाया और इधर से वो दही लेने आ गए, वो शायद अब 10 दफ़ा सोचेंगे, क्योंकि अब ये जो डेवलपमेंट रिसेंट हुई है, मैंने जैसे आपको कहा कि ये PL-15 पहुँच चुके। खबर ये 4 दिन पुरानी है, हमारे पास 4 दिन पहले खबर थी, लेकिन हम आपको ये गलत खबर देना नहीं चाहते थे जब तक पाकिस्तान की रियासत की तरफ से इसका एडमिशन नहीं होता या चाइना की तरफ से इसका एडमिशन नहीं होता, तो ये खबर देना जो है वो दुरुस्त नहीं था। अब चलते हैं ज़रा अगली खबर की तरफ, जो मैंने आपको नॉर्वे से देनी है, लेकिन उसके बाद मैं आपको हिंदुस्तान के अंदर लेकर चलूंगा और वहाँ पर आपको बताऊंगा कि हिंदुस्तान में क्या कुछ हो रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं हिंदुस्तान के अंदर से भी जो आपके सामने रखनी है। तो सबसे पहले तो नॉर्वे में जो नॉर्वेजियन गवर्नमेंट है वो अब पाकिस्तान के बारे में एक हेयरिंग कर रहे हैं। 2 मई को ये हेयरिंग हो रही है, और जिसमें पाकिस्तान में जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ऊपर बातचीत होगी। ये जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वहाँ पर, उन्होंने इस पर मेहनत की है। इसका हमने, आप ये कहें कि पहली ईंट रखी थी पिछले साल अगस्त में। मैं खुद गया था नॉर्वे में। नॉर्वे में बहुत ही तगड़ी टीमें हैं। एक टीम तो अफजाल साहब, उनके साथ हेरा हैं और उनके दूसरे साथी हैं। एक टीम वो है, दूसरी टीम जो है वो वहाँ पर दूसरे दोस्त काम करते हैं। बहुत यंगस्टर्स भी वहाँ पर हैं जो काम कर रहे हैं, जो इंसाफ के नाम से उन्होंने नॉर्वे इंसाफ मीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे है, ऐसे ही उन्होंने नॉर्वे में इंसाफ के नाम से अपना एक फोरम बनाया हुआ है। यंगस्टर है वो, सारे वहीं के बॉर्न एंड रेज्ड हैं, शायद कभी पाकिस्तान आके रहे भी नहीं हैं, लेकिन क्योंकि वो ये समझते हैं कि इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के ऊपर पूरी दुनिया में मुसलमानों को एक लीडरशिप प्रोवाइड की है, तो इसलिए ये वहाँ पर पैदा होने वाले बच्चे ये समझते हैं कि इमरान खान ही उनके लीडर हैं। तो उन्होंने भी बहुत काम किया, उसके साथ फिर समीना और मुदस्सर और बहुत सारे वहाँ पर जो साथी हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्रेडिट जाता है उमर रहमान, फ्रांस से हैं, वो हमारे डिप्टी
सेक्रेटरी जनरल हैं वहाँ पर यूरोप के लिए, OIC के, और वो बहुत ही भरपूर तरीके से एक्टिव हैं। तो ये अगस्त में ये सारा काम शुरू हुआ था, जो होता होता अब यहाँ तक पहुँचा है। क्योंकि डिप्लोमेसी में आप बीज लगाकर आते हैं, जैसे हमने इटली में भी बीज बोया हुआ है, हमने स्पेन में भी बोया हुआ है, हमने हॉलैंड में भी बोया हुआ है। तो हर मुल्क में आप कोशिश करके आ जाते हैं और फिर उसके बाद आगे जो है वो चीज़ें वहाँ से फिर पौधा बनता है, फिर दरख्त बनता है, तो वक्त लगता है। तो पिछले साल अगस्त में जो शुरू किया था उसमें एक ग्रुप जो था वो सेंट्रम पार्टी के साथ काम कर रहा था, उनका रिजल्ट आपने देख लिया था, जो नोबेल पीस प्राइज और वो सारी अनाउंसमेंट्स हुई थी। ये दूसरा ग्रुप जो था, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं एक टाइम में नॉर्वे में, और बहुत तगड़ी टीम है वहाँ पर। दूसरे लोग लेबर पार्टी के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने ये डेवलपमेंट की है। हाल ही में जो डेवलपमेंट हुई है, ये 2 मई को जो इंसानी हकूक़ के ऊपर वहाँ पर हेयरिंग होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। नॉर्वे और उसके इर्द गिर्द के लोगों को मैं कहूँगा कि ज़रूर इसको अटेंड करें। हम मजीद इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपसे शेयर करेंगे। 2 मई को ये हो रहा है। और इसके साथ साथ आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ फिलहाल कि जो पहले 10 दिन होंगे, बल्कि पहले 8 दिन जो होंगे मई के, उनमें हम आपको अमेरिका से भी एक बड़ी खबर देंगे। उसका भी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, और उम्मीद है कि जो मई के पहले 8 दिन होंगे उन्हीं में हम अमेरिका से भी आपको एक तगड़ी खबर देंगे। अब ज़रा चलते हैं हम आगे और आपको हिंदुस्तान के अंदर से जो सूरत हाल है वो बताते हैं। सबसे पहली सूरत हाल तो इंडियन पंजाब से आपके सामने रखते हैं, जहां पर 6 सिख औरतों को और बच्चों को गाड़ी के नीचे कुचल कर कत्ल कर दिया गया है। और ये इंडियन आर्मी जो है उनके एक ड्राइवर से ऐसा हुआ है। अब जब वो जो फुटेज सामने आई है उससे ये पता चलता है कि वो जो इंडियन आर्मी का, जाहिर है हैवी ड्यूटी ट्रक्स चल रहे हैं जिन पर टैंक्स आ रहे हैं, दूसरी चीज़ें मूव हो रही हैं बहुत ज़्यादा। इस वक्त आपको पता है कि डिप्लॉयमेंट हो रही है दोनों साइड पर, बॉर्डर्स पर, पाकिस्तान की साइड पर भी और इंडिया पर भी, और इंडिया तो पहले से शुरू कर चुका है। तो वो जो हैवी टैंक्स और दूसरी चीज़ें लेकर आ रहे थे, उन्होंने नशा कर रखा था उस ड्राइवर ने। ये जो वीडियो है उससे हमें पता चलता है, ये हम अपने पास से नहीं बना रहे, ये जो वहाँ पर मौजूद ग्राउंड पर लोग ये वीडियो बना रहे हैं और उसके अंदर बातचीत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ड्राइवर ने नशा किया हुआ था और उसने नशे की हालत में 6 औरतों और बच्चों को कुचल कर जो है वो कत्ल कर दिया। सिख खवातीन थी ये, और उन्हीं के बच्चे थे साथ जिनको कुचल कर कत्ल किया गया है इन ट्रक्स के नीचे। उसके बाद अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि ये जो मौजूदा हालात बने हैं, इसमें कश्मीरियों पर वहाँ ज़मीन तंग कर दी गई है। ये एक सरदार जी हैं जो वीडियो बना रहे हैं और बता रहे हैं, 2 वीडियोज़ इन्होंने बनाई हैं, हम आपको पूरी नहीं दिखा सकते, यूट्यूब के रूल्स हैं, लेकिन ये वीडियोज़ जो दिखा रहे हैं सरदार जी, उसमें ये दिखा रहे हैं कि वहाँ पर आग लगी हुई है, और ये आग एक कश्मीर के नंबर का ट्रक है, मीन किसी कश्मीरी की मलकियत है मुसलमान की, उसको हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में ये ट्रक है, कश्मीर में नहीं है, उसको वहाँ पर नफरत की बिना पर जो है वो आग लगा दी है। और सरदार जी कह रहे हैं कि जो फायर ब्रिगेड है उसको आ जाना चाहिए था, लेकिन उसने 1.5 घंटे तक आके ये आग नहीं बुझाई। तो ये अब आप ज़रा गौर कीजिए कि कश्मीरियों के साथ वहाँ पर क्या मामला। इसी तरह से एक और डीप इनसाइड इंडिया, एक और गालिबन तेलंगाना है, उसमें एक तेलंगाना के अंदर एक मदरसे को इंतहा पसंद जो शिद्दत पसंद हिंदू हैं उन्होंने आग लगा दी है। ये वहाँ की सिचुएशन है। अब आप मुसलमानों को कैसे टारगेट किया जा रहा है, हालांकि इन मुसलमानों ने तो दहशतगर्दी नहीं की। अगर आप ये डाल भी रहे हैं कि किसी ने किया, तो ये बेचारे जिनके ऊपर आग लगा रहे हैं उन्होंने तो नहीं की। अच्छा जी, आगे आपके सामने ये रखना है कि इसके अलावा जो 16 स्कूल हैं कश्मीर के अंदर, उनको इंडियन एयरफोर्स ने टेक ओवर कर लिया है। ये भी खबर हमारे सामने आ रही है कि 16 जो कश्मीर के अंदर स्कूल हैं उनको टेक ओवर किया गया, क्योंकि वहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के अफसरान और उनका अमला रहेंगे। इससे ये लग रहा है कि बॉर्डर पर कार्रवाई करने का भरपूर प्रोग्राम बना लिया गया है। इसीलिए जो बॉर्डर के एरियाज़ के करीब हाई स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अंदर अब उनको बंद कर दिया गया है और एयरफोर्स के कंट्रोल में वो दे दिए गए हैं। फिर इंडिया के जो रिटायर्ड अफसरान हैं वो भी अब इंडियन जो आर्मी है उसकी जो डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं और उनका जो गोला बारूद है उसकी वीडियोस शेयर कर रहे हैं। ये ब्रिगेडियर हरदीप सिंह हैं, इन्होंने लॉन्चर्स की जो टेस्टिंग हो रही है, इंडिया टेस्टिंग कर रहा है ये लॉन्चर्स कि ये कितने मौसर चलते हैं और पाकिस्तान पर जब हमला करना है तो कैसे करना है, उन्होंने उसकी वीडियो शेयर की है अपने ट्विटर पर ब्रिगेडियर हरदीप सिंह साहब ने, कि ये लॉन्चर्स जो हैं, ये मैं आपको एक पूरा वॉर हिस्टेरिया और पूरी एक सूरत हाल बता रहा हूँ कि उसके अंदर क्या बिल्ड कर रही है। जल्दी जल्दी मैं आगे चल रहा हूँ, फिर मैं आपको अपना तजिया दूंगा कि ये सब कुछ वहाँ पर क्या हो रहा है। फिर इंडिया ने इंडियन पैराशूटर उतारे हैं, वो एक एक्सरसाइज की है, और उसमें हमारे पास इत्तला ये आई है कि उसमें से कुछ पैराशूटर्स जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं, क्योंकि जब ये मशक की गई तो उनके कईयों के पैराशूट्स ना खुले, क्योंकि शायद वो अभी ट्रेनिंग में, अभी उनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं है, क्योंकि जंग छेड़ने का भूत है। तो उनको जल्दी जल्दी जो पैराट्रूपर्स होते हैं, पैराशूट से उतरते हैं, उनको जल्दी जल्दी इस काम पर लगाया है कि वो अपनी इस ट्रेनिंग को मुकम्मल करें। तो ये हादसा हुआ है, कहीं पर ज़ख्मी हुए हैं कुछ उनके पैराट्रूपर्स जो हैं। फिर जो राष्ट्रीय राइफल्स, ये राष्ट्रीय राइफल्स मेरा ख्याल ये यूनिट है उनका जो कश्मीर के अंदर है,
और ये कश्मीर के अंदर कार्रवाइयाँ करते हुए अपनी वीडियोस जारी कर रहे हैं, डिफरेंट घरों की तलाशियां ले रहे हैं, घुस रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। तो ये भी उसी हिस्टेरिया के अंदर इसकी भी ये फिर एक और वीडियो है जिसमें एक बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा किया गया और एक जो जंग का समा बनाने के लिए जो ड्रमिंग कहते हैं, वॉर ड्रमिंग करना, उसमें आग लगा के उसमें एक हिंदुस्तानी जो फौजी है वो आग के उस कड़े के अंदर में से गुजर रहा है। लेकिन वो मुसीबत ये पड़ गई कि वो उल्टा काम हो गया, उसको खुद को आग लग गई। हम पूरी तो आपको वीडियो दोबारा नहीं दिखा सकते, यूट्यूब के कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन बहरहाल उस बेचारे को खुद को ही आग लग गई और फिर लोगों ने बचाया और उसे बचाया। बहुत तड़पा वो जब उसे आग लगी, क्योंकि तो मुझे समझ नहीं कि ये इस तरह की बाजीगरी करने की क्या ज़रूरत है आपको आग में से गुजरने की। लेकिन मेरा ख्याल है कि लोगों को सबको जंग की तरफ आमादा कर रहे हैं। बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, मोदी साहब को शायद वहाँ पर वोट चाहिए, तो इसलिए पूरा एक वॉर हिस्टेरिया जो है वो कर रहे हैं। उसके बाद एक ये और सरदार जी हैं, आपको इनकी बातचीत सुनवाते हैं। ये अपने मुंह से बता रहे हैं कि जो हाल ही में जो बीएसएफ का, इंडियन आर्मी का एक ऑफिसर पाकिस्तान ने पकड़ा है, ये सरदार जी क्या कह रहे हैं, सुनिए। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਐਸਐਫ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆ। ਖਾਦੀ ਪੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰੇਂਜਰ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰਿਕਵੈਸਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਵੋ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖਾਦੀ ਪੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ ਤੇ 2-4 ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਕਵੈਸਟਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ। आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि ये नशे की हालत में गया है। वो ये हम नहीं कह रहे, ये इंडिया से वीडियो है, वो कह रहे हैं कि नशे की हालत में ये जो इंडियन आर्मी का फौजी था ये इधर ट्रांसफ़र हो गया था और अब उन्होंने पकड़ लिया और पाकिस्तान वापस नहीं दे रहा। ये उनकी कमेंट्री है। उसके बाद ये परेश रावल साहब हैं, ये भी कोई इंटरव्यू है, अब मुझे नहीं पता पुराना है, लेकिन इसको इस वक्त शेयर किया जा रहा है इंस्पायरेशन देने के लिए हिंदू मज़हब या उन चीज़ों पर। मुझे नहीं पता, मैं इस पर ज़्यादा कॉमेंट्री नहीं करूँगा। रिलीजन्स को मैं कभी भी टारगेट नहीं करता, ना इस पर मैं बिलीव करता हूँ, लेकिन क्योंकि ये जंग से मिलाकर किसी ने इसे ट्वीट किया हुआ है तो वो मैं आपको थोड़ा सा वीडियो का एक टुकड़ा रखता हूं जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं सुबह उठ के, ये परेश रावल बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टर हैं बॉलीवुड के, आप सबने इनकी फिल्में देख रखी हैं, आप सबके कई के हर दिल अजीज एक्टर भी होंगे। वो कहते हैं कि मैं सुबह उठ के अपना पहला जो यूरिन था, पहला पेशाब सुबह उठ के वो मैंने पिया तो 1.5 महीने में मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मैं बीमार था। ये सुनिए वो क्या कहते हैं। वीरू देवगन साहब आए थे, मैं नानावटी में था तो वीरू देवगन साहब ऐसे ही चक्कर लगा, किसी को मिलने आए होंगे, पता चला परेश है यहाँ पे, क्या हो गया तुझे? मैंने सर ये मैं गिर गया। अच्छा कैसा है? मतलब अभी 3-4 दिन हुए हैं। मैं बोलूँगा वो करेगा? बोला क्या करेगा? मतलब हाँ मैं करूँगा सर, बोलिए। सुबह उठ के फर्स्ट यूरिन पीना अपना, फर्स्ट यूरिन पीना, सब फाइटर लोग ये करते हैं, कोई तकलीफ नहीं रहेगी, कभी कुछ नहीं होगा, फर्स्ट यूरिन पीना। लेकिन अगली रात को दारू तो बंद है मेरा, मटन बटन कुछ मत खाना, तम्बाकू ममाकू कुछ मत खाना, जो खाता है नॉर्मल खाना, लेकिन फर्स्ट यूरिन सुबह उठ के पीना। बोला ठीक है यार मैं पीऊँगा, पक्का ठीक है तो देखना तू। वो चले गए। दूसरे दिन मैं सुबह अपने आप को तैयार किया, लेकिन मैंने ये सोचा था कि अगर मुझे यूरिन पीना ही है तो मैं तो उड़ेल नहीं दूंगा, आई सिप इट लाइक अ बियर। तो कि अगर करना है तो पूरे तरीके से करना है। मैं आपको बताऊं 15 दिन मैंने किया। 15 दिन के बाद जब एक्सरे निकाला गया, डॉक्टर दंग रह गए, बोलते सीमेंटिंग कैसे हुआ? ही कुड सी द व्हाइट लाइन फॉर्मिंग। और जो मैं निकलने वाला था 2 या 2.5 महीने में अस्पताल के बाद जब काम करने वाला था, वो विद इन मंथ एंड हाफ में शुरू हो गया। ये जादू हुआ। तो आपने देख लिया कि मजहबी जो ख्यालात और रुझानात हैं उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हो सकता है ये इंटरव्यू इनका बहुत पुराना हो, लेकिन इस वक्त इस टुकड़े को ट्विटर के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है वॉर हिस्टेरिया के अंदर, इसको भी इस्तेमाल करके। फिर सिख रेजिमेंट की तरफ से भी अब स्क्रीनशॉट सामने आ रहे हैं कि वो भी गोलियां शोलियां पहन के मुकम्मल तैयार हैं और उनको भी किसी चीज़ का अब फिक्र नहीं है कि वहाँ क्या होना है। अच्छा जी, उसके बाद पाकिस्तानी बांग्लादेशी, उनके ऊपर अजाब आया हुआ है। हर जगह पर उनके साथ उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। बांग्लादेशियों को, पाकिस्तानियों को तो निकाल दिया है। सबसे पहले जितने भी पाकिस्तानी वीज़ा होल्डर्स थे यूपी में, उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर एक बड़े ही मजहबी इंतहा पसंद योगी आदित्यनाथ, जो बहुत ही रिलीजियसली एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं, मोदी साहब की पार्टी से। उन्होंने वहाँ पर सबसे पहले तो तमाम पाकिस्तानी, हालांकि उन्होंने खुद ही आना था, लेकिन एक एक को आप यही कहें कि हंट डाउन करके उनको कहा है कि आप यहाँ से चले जाएँ। अब उन्होंने वहाँ हज़ारों बांग्लादेशी गिरफ्तार किए हैं और ये पहली स्टेट बनेगी, पहला राज्य बनेगा, मीन सूबा बनेगा, स्टेट बनेगी, जो मुकम्मल तौर पर बांग्लादेशियों को भी वहाँ से निकाल रहा है। उसके अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ तो चले दुश्मनी है ही है, 7 फ़लस्तीनी बेचारे ऐसे ही मारे गए हैं। उनके झंडे को भी, अब ये वेस्ट बंगाल का एक ट्रेन स्टेशन है, वहाँ ज़मीन पर तीनों के परचम लगाए हुए हैं और उनके ऊपर से लोग गुजर रहे हैं।
और इसी तरह सड़कों पर झंडे पाकिस्तान के लगाए हुए हैं। ख़वातीन जो है वो उनके ऊपर से नहीं गुजर रही, और अब ट्विटर के ऊपर लगाया जा रहा है लॉयल्टी डिटेक्टर कि देखिए ये मुसलमान जो है इनकी लॉयल्टी है पाकिस्तान के परचम के साथ ही उसके ऊपर से नहीं गुजर रहे। इसी तरीके से एक रिक्शे में से कोई वीडियो बना रहा है, सड़क के ऊपर पाकिस्तान के परचम लगे हुए हैं, कोई उतार रहा है तो वो कह रहा है ये टेररिस्ट हैं जो ये परचम उतार रहे हैं, उनको भी अलकाबात दिए जा रहे हैं। मीन नफरत का एक समा क्रिएट किया हुआ है। और मैंने आपको बताया कि चलें बांग्लादेश, पाकिस्तान, फ़लस्तीन ने कुछ भी नहीं किया हिंदुस्तान के साथ, लेकिन उनका परचम भी साथ लगाया हुआ है। वो अब आप खुद ही समझ लीजिए कि वो क्यों लगाया हुआ है, उसमें से इन्होंने क्या निकालना है। फिर आगे अगर आप देखें तो एक और थ्योरी दी गई है, और वो ये थ्योरी दी गई है कि 5 लाख औरतें और 50 लाख उनके बच्चे। थ्योरी ये दी गई है, अब ट्विटर पर फैलाई जा रही है कि 5 लाख हिंदुस्तानी ऐसी औरतें जिन्होंने पाकिस्तानियों से शादियां की हैं, और एक एक औरत के जो है वो 5-5, 10-10 बच्चे हैं, तो 40 से 50 लाख बच्चे हैं। और ये औरतें जो हैं ये हिंदुस्तान में रहती हैं और बहुत सारे बच्चे इनके साथ रहते हैं, और ये ISI के यहाँ पर एजेंट्स हैं सारे, और हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त मीडिया के ऊपर बेची जा रही हैं। ये भी वॉर हिस्टेरिया का जो है पूरे का पूरा मामला जो है वो बनाया जा रहा है। अच्छा जी, आगे आपके सामने रखेंगे कुछ चीज़ें, मसलन अब ज़रा दूसरी साइड आपके सामने रख दे। ये तो सारी चीज़ें हो गई, लेकिन दूसरी साइड आपके सामने रख देते हैं कि जो एक साबिक एयर मार्शल है इंडियन एयरफोर्स के, वो कहते हैं कि पाकिस्तान, कपूर है उनका नाम, मिस्टर कपूर या एयर मार्शल कपूर, वो कहते हैं कि फ़ज़ाई बर्तरी है पाकिस्तान को, एयरफोर्स जो है वो पाकिस्तान की वो ज़्यादा मुस्तैद है, ज़्यादा उसके पास एबिलिटी है, और हिंदुस्तान के पास बहुत सारा मौका नहीं है कि वो पाकिस्तानी एयरफोर्स को ज़्यादा ट्रबल दे सके। ये वो खुद कन्फेशन कर रहे हैं हिंदुस्तानी टीवी के ऊपर। अब ये कन्फेशन कितना दुरुस्त है कितना गलत है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, जो एक्सपर्ट है, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ ज़ाहिर है। जो एमुनिशंस हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, मिसाइल हैं, इनमें जो मैं तो पढ़ के आपको जो कुछ बता सकता हूँ वो बता सकता हूँ, इससे ज़्यादा मुझे पता नहीं है। अच्छा, ये एक वीडियो सामने आई है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंडियन आर्मी के जो बाबे हैं वो भी मैदान में आ गए हैं। ये शायद रिजर्व में हैं, जो रिटायर्ड हैं बाबा जी, कुछ तो बहुत ही ज़्यादा उनकी उम्र है, लेकिन वो भी लड़ना चाहते हैं और भरपूर प्रेडिंग श्रेडिंग कर रहे हैं और तैयार हैं कि हमने भी और इसकी वजह शायद ये है कि इंडियन फोर्स में कमी की गई थी हाल ही में बजट बचाने के लिए, जिसका बहुत सारे उनके जनरल्स हवाला भी देते रहे हैं कि हमारे यहाँ फ़ौज की कमी की गई है। तो अब शायद इन बुजुर्गों को एहसास है कि फ़ौज की में कमी की गई थी, तो ये भी अपने आप को अब वहाँ पर वॉलंटियर कर रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इनको इस उम्र में जंग में आना चाहिए या जंग लड़नी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें, मैं मजाक नहीं उड़ाना चाहता, मेरे लिए आप मुहतरम हैं, उम्र में बड़े हैं, लेकिन जाहिर है आप जंग लड़ने की सूरत हाल में नहीं है। अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में आएंगे तो आप अपनी जो फ़ौज में साथ होंगे उनके लिए भी आप एक बोझ होंगे, और अपने साथियों के लिए भी, और खामखा में आप अपने लिए मसला बनाएंगे। तो ये आपने प्रेडें श्रेडें तो कर ली हैं, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आप इसमें से बाज रहें। उसके बाद जो अगली चीज़ आपके सामने रखते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको ये भी दिखा देते हैं कि जो पाकिस्तानी टैंक्स हैं वो धड़ाधड़ सरहद पर पहुंच रहे हैं। ये वीडियो आप देखिए, ट्रेलर्स के ऊपर से उतर रहे हैं। पाकिस्तान ने भी भारी तादाद में, क्योंकि पाकिस्तान का और कुछ चीज़ों में तो चलें असले का काफ़ी फ़र्क होगा, लेकिन पाकिस्तान टैंक बहुत ही ज़बरदस्त बनाता है और ख़ुद बनाता है। तो टैंकों में पाकिस्तान और इंडिया करीब करीब ही है नंबर में, इतना बड़ा कोई फ़र्क नहीं है। तो टैंक्स पाकिस्तान ने धड़ाधड़ अगले मोर्चों पर जो है वो पहुँचा दिए हैं, और उसकी वीडियो भी आप देख रहे हैं। इसी के साथ साथ हम शाहिद अफरीदी फ़ौजी वर्दी में असलहा लगाए बॉर्डर पर पहुँचे हैं, लेकिन बहरहाल ये वाली जोकरबाजी नहीं करनी चाहिए। ये कर रहे हैं, मतलब इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सीरियस जो फोर्सेस के जवान हैं वही एक दूसरे को जवाब दें तो बेहतर है। इनका वहाँ जाकर तो इस तरह के ड्रामे करना, उससे मेरा ख्याल है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक चीज़ मैं इंडियन अपने जो उस तरफ रहने वाले लोग हैं उनको कह दूँ कि देखिए, परचम किसी के भी परचम की और मज़हब की तौहीन नहीं करते। ये जो आप नीचे रख के परचम ऊपर से गुजर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान में मुश्किल होगा इंडिया का परचम जो है हर सड़क पर लगा दें, फिर लोग उसके ऊपर आकर कोई थूकना शुरू कर दे, कोई और गंदगी फेंकना शुरू कर दे? इससे आपकी अपनी जहनी जो कैपेबिलिटी है वो नज़र आती है। किसी के भी परचम को ऐसे तौहीन नहीं करनी चाहिए। ये सिकनेस है, आपको इस बीमारी से बाहर आना चाहिए, मेरा ये मशवरा है। बाकी आपने करनी अपनी मर्जी है, लेकिन इस बीमारी से जितनी जल्दी आप बाहर आएँ उतना आपके लिए अच्छा होगा। ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखनी थी, और पर्पज़ यही था कि आप ये समझ सकें कि कितना ज़्यादा वहाँ पर जो है वो वॉर हिस्टेरिया जो है वो कायम किया हुआ है। हम नज़र रखेंगे हिंदुस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है, आपको अपडेट भी देंगे। आज के लिए यही है कि कोई शक नहीं कि जंग के बादल घने हैं, बिल्कुल करीब करीब पहुंची हुई है जंग दोनों मुल्कों की, लेकिन ये जो चाइना की मूव है, इससे एक दफ़ा ज़रूर इंडिया जो है वो रिकैलिब्रेट करेगा तमाम चीज़ों को, एकदम से हमला करने नहीं आ जाएगा।